दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग पूरी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी। नेस्कॉम ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एक्सेलरेटिंग इंडियाज डिजिटल इंक्लूजन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ समर्थित श्रम बल और गैर पारंपरिक नौकरियों में युवा महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक सर्वेक्षण जारी किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि गोद लेने के अधिकार को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता जिसमें भविष्य में गोद लेने के इच्छुक माता पिता यानी PAPs अधिकार के रूप में ये मांग करें कि वे किस बच्चे को गोद लें। इसलिए कोर्ट ने दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की धारा 5(7) के तहत 2 या 2 से अधिक जैविक बच्चों वाले दंपति केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों और हार्ड टू प्लेस बच्चों को गोद ले सकते हैं। ये प्रावधान कानून बनने से पहले से लागू माना गया है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों से आशय उस बच्चे से है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लिखित किसी भी दिव्यांगता श्रेणी के हैं, और हार्ड टू प्लेस बच्चे से आशय ऐसे बच्चे से है जिसे शारीरिक दोष या मानसिक विकारों की वजह से उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अभी तक गोद नहीं लिया गया है। धारा 5(2) के तहत अन्य PAPs जिनके जैविक बच्चे हैं या नहीं हैं, वो कुछ शर्तों के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। जैसे कि दंपति के मामले में पति और पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। सिंगल महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है। साल 2022 के विनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जारी किए गए हैं। चलिए आखिर में JJ एक्ट 2015 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। JJ अधिनियम 2015 एक पंथ निरपेक्ष अधिनियम है। इसका अर्थ ये है कि ये कानून किसी भी धर्म के व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देता है, और ये कानून अनाथ या परित्यक्त या सुपुर्द किए गए बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 भी भारत में गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन ये केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है। इस कानून के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA की स्थापना की है। CARA भारतीय बच्चों के देश में ही या किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करने के लिए नोडल संस्था है। अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग पूरी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन रेटिंग से तात्पर्य उस प्रणाली की रेटिंग से है जो मनुष्यों को सुरक्षित रूप से ले जाने में सक्षम है। वास्तविक उड़ान स्थितियों का अनुकरण करने के लिए अंतिम परीक्षण ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। अब चलिए ह्यूमन रेटेड LVM-3 के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह 3 ईंधन चरणों वाला यान है। इसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल है। यह ऑर्बिटल मॉड्यूल को 400 किलोमीटर की उद्देश्य के अनुसार निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसके साथ ही ऑर्बिटल मॉड्यूल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसमें एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल शामिल होगा। गौरतलब है कि इसमें क्रू स्पेस सिस्टम CES शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए।
खबर के आखिर में गगनयान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसका लक्ष्य 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में भेजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में चालक दल युक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। अब तक उपग्रह स्थापित करने और उनका संचालन करने में केवल सरकारी मंजूरी से ही एफडीआई की अनुमति थी। संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। अब उपग्रह उप क्षेत्र को 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमाएं भी तय की गई हैं। चलिए इन सीमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हर क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% तक एफडीआई विनिवेश की अनुमति है, जो कि उपग्रह निर्माण और प्रबंधन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट को कवर करता है। इन सेगमेंटों में 74% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है। ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जो कि लॉन्च व्हीकल और संबंधित सिस्टम या सबसिस्टम अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और वापस प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण करता है। इन सेगमेंटों में 49% से अधिक एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य है। ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जो कि उपग्रहों के लिए घटकों और सिस्टम या सब सिस्टम का निर्माण, स्पेस आधारित ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट को कवर करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये संशोधन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निर्धारित विजन और रणनीति के अनुरूप है। चलिए अब संशोधन के महत्व को समझते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने में मदद मिल सकती है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अवसर मिलेगा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। और इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी। चलिए जान लेते हैं इनमें शामिल नए बदलाव क्या है। अतिरिक्त कवरेज की बात करें तो इनमें घोड़ा, गधा, खच्चर व ऊंट की नस्लों के संरक्षण के लिए पात्र उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी तथा राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। साथ ही इसमें चारे की आपूर्ति बढ़ाना भी शामिल है। पात्र उद्यमियों को बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार को गैर वन भूमि, बंजर भूमि, रेंज भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि आदि में पशुचारे की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता भी दी जाएगी। पशुधन बीमा कार्यक्रम को सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के लिए बीमा प्रीमियम हेतु लाभार्थी के वर्तमान अंशदान को 20%, 30%, 40% और 50% से घटाकर 15% कर दिया गया है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा की जाएगी। इसके अलावा बीमा कवरेज वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के मामले में 5 मवेशी की बजाय 10 मवेशी कर दी गई है। अब आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में जरूरी बातें बता देते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसमें केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक दोनों घटक शामिल हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन, कुक्कुट पालन और सुअर पालन क्षेत्रक तथा पशु चारा क्षेत्रक में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा नस्ल सुधार के माध्यम से प्रत्येक मवेशी की उत्पादकता में वृद्धि करना और अंत में मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारा उत्पादन में वृद्धि करना। इसके घटक की बात करें तो इसमें 3 उप मिशन है। पहला, पशुधन और कुक्कुट पालन में नस्ल सुधार। दूसरा, आहार और पशु चारा। और अंत में
नवाचार और विस्तार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मिशन 2021-22 से पूरे भारत में लागू है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। नेस्कॉम ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एक्सेलरेटिंग इंडियाज डिजिटल इंक्लूजन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। DPI एक प्रकार का डिजिटल नेटवर्क है। ये देशों को अपने सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से और दक्षता पूर्वक आर्थिक अवसर एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। इंडिया स्टैक भारत का अपना पहला DPI है। यह डिजिटल पहचान आधारित उत्पादों या सेवाओं के वितरण के लिए 3 लेयर्स पर केंद्रित है। ये लेयर्स हैं आधार नंबर, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। DPI ने साल 2022 में 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक मूल्यवर्धन किया था। इस तरह इसने भारत की GDP में 0.9% का योगदान दिया है। GDP में इस सेगमेंट का योगदान साल 2030 तक 3 गुना होकर 2.9 से 4.2% हो जाने की संभावना है। इसमें वे परिपक्व डिजिटल इकाइयां शामिल हैं जिन्हें सफलतापूर्वक व्यापक स्तर पर अपनाया गया और उनका अधिक आर्थिक प्रभाव देखा गया। आधार इसका एक उदाहरण है। इसमें वे उभरती डिजिटल संस्थाएं हैं जो सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए समझे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। वर्तमान में 30 से अधिक देश भारत के DPI को या तो अपना रहे हैं या लागू करने के लिए आरंभिक चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब DPI को अपनाने में प्रमुख चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। सरकारी मंत्रालयों के बीच परस्पर जुड़ाव का अभाव है। रियल टाइम डेटा की उपलब्धता नहीं है। यूजर्स के लिए पसंदीदा भाषाओं में पहुंच हेतु भाषा विकल्प सीमित है। सरकारी सेवाओं से परे भविष्य की साझेदारी भी एक चुनौती है। साल 2030 तक DPI क्षमता हासिल करने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या हैं? चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार को लेकर रिपोर्ट में की गई सिफारिशें हैं डेटा गोपनीयता, ओपन नेटवर्क व इंटरऑपरेबिलिटी के संबंध में सक्रिय नीतिगत समर्थन और विनियामक स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। मौजूदा डिजिटल इकोसिस्टम के उपयोग और उसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साथ ही इस संबंध में जागरूकता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। नई डिजिटल संस्थाओं को अपनाने को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाने में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सैंडबॉक्स भी लॉन्च किया जाना चाहिए। स्टार्टअप से जुड़ी सिफारिशें क्या हैं? चलिए इस पर भी गौर करते हैं। मौजूदा डिजिटल अवसंरचना को बड़े पैमाने पर अपनाने का लाभ उठाने के लिए डिजिटल भारत के लिए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। मौजूदा डिजिटल पब्लिक संस्थाओं को अपनाने में मदद करने के लिए बिजनेस मॉडल निर्मित किए जाने चाहिए। डिजिटल इकोसिस्टम को एकीकृत करने और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का आकलन किया जाना चाहिए। और कॉरपोरेट्स से जुड़ी सिफारिशें क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। डिजिटल तकनीकों की भविष्य की मांग का लाभ उठाया जाना चाहिए। साथ ही अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स और गैर लाभकारी संस्थाओं को बढ़ावा देकर नागरिकों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। समाधान तैयार करते समय वैश्विक स्तर पर सोचना चाहिए और विश्व के लिए नवीन समाधान तैयार करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। यूनिसेफ समर्थित श्रम बल और गैर पारंपरिक नौकरियों में युवा महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक सर्वेक्षण जारी किया गया। यह सर्वेक्षण यू रिपोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। यू रिपोर्ट युवाओं के लिए यूनिसेफ का डिजिटल समुदाय है। इस सर्वेक्षण में युवाह पहल की भी मदद ली गई थी। युवाह पहल यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई है। यह युवाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट बूथ प्लेटफॉर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वेक्षण में सोशल मीडिया के जरिए 18 से 29 साल के युवाओं से संपर्क किया गया था। इसने गैर पारंपरिक नौकरियां
यानी नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स मापदंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की परिभाषा का उपयोग किया था। इसमें मानक नियोजन से बाहर की नौकरियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय, दुकानों में काम करना आदि। ऐसे रोजगार डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म्स पर अधिक दिखाई देते हैं। डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म्स पर क्लाइंट और वर्कर के बीच डिजिटल एप्स के माध्यम से संपर्क होता है, जैसे स्विगी या जोमैटो आदि। अब आगे बढ़ते हैं और सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर लोगों का मानना है कि युवतियां घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम ज्यादा पसंद करती है। ऐसा इसलिए ताकि वे ऑफिस के काम के साथ साथ घर के भी काम कर सके। सर्वेक्षण में शामिल 52% 52% लोगों ने माना कि रोजगार संबंधी निर्णय लेने में सूचना और योजनाओं तक पहुंच या परिवार से सहायता की प्रमुख भूमिका रही है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 52% 52% लोग ये भी मानते हैं कि गैर पारंपरिक नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। अब सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कार्यस्थलों को लड़कियों के लिए अनुकूल और सुरक्षित बनाने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिए, जैसे कि कार्य करने के घंटों को लचीला रखना, मातृत्व अवकाश की सुविधा देना और शिशु देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना। साथ ही महिलाओं को गैर पारंपरिक नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के लिए दिशा निर्देश बनाने चाहिए। इनमें लोचशील वर्क मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए और अंत में कार्यबल में महिलाओं का समर्थन करने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु समुदाय आधारित मॉडल लागू करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उत्पत्ति की बात करें तो इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बन गया था। साथ ही इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था। कार्य की बात करें तो यह प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। यह प्रमुख रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन और राइट्स डिनाइड। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है ग्रीस। इस देश की राजधानी है एथेंस। भारत और ग्रीस विविध क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। कुछ प्रमुख जल निकाय के बारे में बात करते हैं। इसके पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और मैसेडोनिया गणराज्य से लगती है और समुद्री सीमाएं की बात करें तो ये साइप्रस, मिस्र, इटली और लीबिया से लगती है। चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओलंपस। प्रमुख नदियां हैं हालिया कमोन, अलिक कमोन अचेलस और मेरित्सा और यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों का। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 की धारा 33 को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। धारा 33 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को किसी भी निर्माता, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर कम जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत ऋण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अधिक उपाय करने का आग्रह किया है। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल टनल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। इसे T50 कहा जाता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़ॉम्बी डियर डिजीज के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसे क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट वाटर सिक्योरिटी रेटिंग में एनटीपीसी के पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस स्कोर में 2 स्तरों की वृद्धि हुई है। एनटीपीसी की रेटिंग में सुधार जल के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में बढ़ोतरी के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने समक्का सरक्का उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी। इस उत्सव को मेदारम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जनजातीय त्योहार है। इसे तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्षों में मनाया जाता है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।